हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 एसपीएन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बताऊंगा, यानी भारत की न्यायपालिका क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यायपालिका यानी भारत में सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा तक थे। कहने का मतलब दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी अंग्रेज़ों के समय, भारत में सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय खोला गया, और उच्चतम न्यायालय जो खोला गया उसकी स्थापना 1773 ईस्वी में की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र जो थे बिहार एवं उड़ीसा तक फैले हुए थे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। उसमें ये कहा गया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय न्यायालय के गठन की बात की गई। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया, उसमें यह बात की गई कि पूरे भारत के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। या किसमें कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहा गया। उसके बाद यानी आज़ादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा भारत में एक 3 स्तरीय एकीकृत न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा एक 3 स्तरीय एकीकृत न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। उसमें सबसे पहले यानी होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोलते उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे फिर होता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दोस्तों हर राज्य में होता है अपना। तो हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, और हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, यानी 3 टाइप के। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तीनों यानी कि 3 स्तरीय एकीकृत न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया आज़ादी के बाद। संविधान लागू होने के पश्चात 18 जनवरी 1950 को भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों कब बताएंगे? 18 जनवरी 1950 को भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रारंभ में मामलों की सुनवाई संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में होती थी। यानी कि जब प्रारंभ में हमारा जब उच्चतम न्यायालय बना, तो इतनी जल्दी तो तैयार नहीं हो, तो उसकी सुनवाई जो होती थी वो संसद भवन के चैम्बर में होती थी। लेकिन यह सुनवाई सिर्फ 1958 तक वहाँ हुई, संसद भवन के चैम्बर में। उसके बाद जो सुनवाई है वो नई दिल्ली में हो रही है। यानी 1958 से अब तक जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो नई दिल्ली में हो रही है। तो दोस्तों मूल संविधान में जजों की संख्या, यानी कि जब हमारा उच्चतम न्यायालय बना तो जाहिर सी बात उसमें जज भी होंगे। तो जो संविधान जो बना है मूल संविधान में, तो जजों की संख्या कितनी बताई गई? 8, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश। यानी जब हमारा मूल संविधान में जब उच्चतम न्यायालय बना तो सबसे पहले उसमें 8 जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता और 7 अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बार बढ़ाई गई?
यानी कि ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कितनी बार बढ़ाई गई। तो दोस्तों ये अभी तक 6 बार बढ़ाई गई, मात्र 6 बार। यानी न्यायाधीशों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो अभी तक यानी वर्तमान 2024 तक 6 बार बढ़ाई गई। कब कब बढ़ाई गई, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता, तो देख लीजिए। 1956 में 3 न्यायाधीश बढ़े, तो कितने हो गए, 11। फिर 1960 में फिर 3 बढ़ाए गए, तो 11 3 14 न्यायाधीश हो गए। फिर 1970 में 4 न्यायाधीश बढ़े, तब टोटल कितने हो गए, 18 न्यायाधीश। फिर 1986 में चौथी बार 1986 में 8 न्यायाधीश बढ़े, तो टोटल कितने हो गए, 26 न्यायाधीश। फिर उसके बाद 2009 में 5 न्यायाधीश और बढ़े, तब टोटल हो गए 31 न्यायाधीश। फिर उसके बाद लास्ट बार 2019 में, यानी अभी तक 2019 में 3 न्यायाधीश और बढ़े, टोटल कितने हो गए, 34। यानी वर्तमान में अब देखा जाए तो 34 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं इस समय वर्तमान में। अब दोस्तों बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया। तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की गई है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अगर बोल लोगे तो हाई कोर्ट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे कि अनुच्छेद 124 भारत के एक उच्चतम न्यायालय, यानी कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, जो समय समय पर बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कौन नियुक्ति करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 124(2) में बताया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह पर करता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम अपनाया जाता है हमारे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, 4 न्यायाधीश होते हैं, यानी 5 टोटल न्यायाधीश होते हैं, 5 न्यायाधीश और 4 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो 5 न्यायाधीशों को मिलाकर एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है। और राष्ट्रपति, तो दोनों आपस में सलाह करके और जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कि कितने न्यायाधीश बढ़ाने हैं। उसके बाद बात आती कार्यकाल, यानी कि न्यायाधीश जो है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इनकी मिनिमम कोई कार्यकाल नहीं होता, इनकी आयु से होता, मतलब 65 वर्ष आयु तक, कहने का मतलब 65 वर्ष आयु तक ये एज ए पद पर बने रहेंगे, मतलब न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। तो अधिकतम इनकी आयु क्या 65 वर्ष होगी, यानी 65 वर्ष में इनको रिटायर कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं योग्यता, यानी क्या क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो उसके बारे में अनुच्छेद 124(3) में बताया गया है योग्यता के बारे में। तो इनकी 2-3 योग्यताएं होती, देख लीजिए। नंबर पहला कि उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। या अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन हो सकती, उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक, यानी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता बोलते हैं दोस्तों वकील को, यानी कि अगर पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो दूसरी होनी चाहिए, यानी 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
या ये भी कंडीशन अगर सपोज करो फॉलो नहीं कर रहा, तब होगा कि राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता, विधिवेत्ता के मतलब होता है दोस्तों कि कानून का विशेष जानकार हो, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विशेष जानकार हो तो राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से जो है उसको न्यायाधीश बना सकता है। तो ये कंडीशन इनकी होती न्यायाधीश बनने की योग्यता। फिर बात आती शपथ, यानी शपथ कौन दिलाता है। तो अनुच्छेद 124 में शपथ के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति, यानी इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे। और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि 65 साल से पहले भी अगर कोई इन्होंने ऐसा गलत काम किया है तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर यदि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित अगर होता है तो इस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि साबित कदाचार, यानी उन्होंने कोई ऐसा काम भ्रष्टाचार का किया है जो गलत है, या असमर्थता मतलब या वो अपने काम करने में असमर्थ हैं, तो संसद के दोनों सदन, तो किसी एक सदन में पहले प्रस्ताव भेजा जाएगा और 2/3 से अगर प्रस्ताव पास हो गया तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरे सदन में भी प्रस्ताव अगर पास हो गया तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो फाइनली रूप से उन्हें अपने पद से इस्तीफा, यानी कि उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा, यानी कि जो न्यायाधीश है उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यायाधीश को, यानी कि उच्चतम न्यायाधीश को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो क्या दोस्तों बताएंगे, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए भी कंडीशन होती है, यदि लोकसभा में 100 सदस्य तथा राज्यसभा में 50 सदस्य अनुमोदन करें तो प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी कम से कम लोकसभा में 100 लोग कहें कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और 100 लोग अनुमोदन करें तब प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाएगा। या राज्यसभा में कम से कम 50 लोग अनुमोदन करें, यानी 50 लोग कहें कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या ये असमर्थ हैं काम करने में, तब राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव दोनों सदनों में पास होना चाहिए, अगर दोनों सदनों में पास होता है तभी उनको हटाया जा सकता है। नोट पॉइंट एक लिखवाया, लिख लीजिए कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो न्यायाधीशों की अगर संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ा सकती है, यानी संसद में बिल जो है वो पास होगा, उसी के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिर दोस्तों बात आती वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी वर्तमान में 33 तो न्यायाधीश है, तो न्यायाधीशों के नाम तो पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ मुख्य न्यायाधीश का नाम करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता। तो इस समय 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये वर्तमान 2024 में 50वें मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब दोस्तों बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि ये क्या होते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा अनुच्छेद 127 में की है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोरम पूरा ना हो, यानी कोरम के मतलब जैसे सपोज करो कि इस समय 33 न्यायाधीश हैं और इनका कोरम होता है कि सपोज करो कि कुछ न्यायाधीश किसी कारण इस समय नहीं आ रहे हैं, तो कोरम पूरा ना हो तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति से सलाह लेगा, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा उसको बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा
तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं न्यायाधीश, उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा। इसके लिए काम करने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जब उस समय कोरम पूरा नहीं हो रहा तो मतलब काम ज़्यादा है, तो काम करवाने के लिए उनको वहाँ से बुला लेगा और फिर काम होने के बाद उनको फिर वहीं भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब कोरम पूरा नहीं होगा तब उसको यानी तदर्थ न्यायाधीशों को बुला लिया जाता सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है अतिरिक्त न्यायाधीश, यानी कभी कभार ये कंडीशन होती कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़ती है। यानी कब करनी पड़ेगी इसकी कंडीशन आप लोग जान लीजिए। अनुच्छेद 128 यानी अनुच्छेद 127 में कहा गया था तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 128 में कहा गया। सपोज करो कि मुकदमों में वृद्धि हो गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे मुकदमे आ गए कि जो यहाँ के न्यायाधीश हैं उनसे वो काम नहीं संभल पा रहा, तो वो क्या करेंगे, सीजीआई मतलब होता मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे, यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं को बुला लेता। मतलब कहने का ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के यानी जो रिटायर्ड जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे, जो 65 वर्ष के होने के बाद रिटायर हो गए, उनको बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि मुकदमों में वृद्धि हो गई और जो काम है उच्चतम न्यायालय का वो इतने जजों से चल नहीं रहा, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे और उसके बाद जो रिटायर्ड जज हैं उनको काम करने के लिए बुला लिया जाएगा और जो मुकदमा जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और फिर उनको फिर हटा दिया जाएगा। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद कौन सा है, 128 कहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको न्यायालय के बारे में बता दिया, यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, और दोस्तों इससे 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे अच्छे से पढ़िएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जो भी आपके भाई लोग जो भी या दोस्त हों अगर पढ़ने वाले हैं तो उनके पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना। कल आपको उच्चतम न्यायालय के जो भी क्षेत्राधिकार है उसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।